बच्चों, इस लेक्चर में हम रिजिड बॉडीज और डिफॉर्मेबल बॉडीज को डिस्कस करेंगे। हम इस लेक्चर को 3 स्टेप्स में कंप्लीट करेंगे। पहले स्टेप में हम रिजिड और डिफॉर्मेबल बॉडीज की डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे। दूसरे स्टेप में हम रिजिड और डिफॉर्मेबल बॉडीज की एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे ताकि हम रिजिड और डिफॉर्मेबल बॉडीज को और अच्छे से समझ सकें। और तीसरे स्टेप में हम ये डिस्कस करेंगे कि हमें इस सब्जेक्ट में किस तरह की बॉडीज को स्टडी करना है, या हमारे जितने भी फॉर्मूलाज या हमारे जितने भी कंसेप्ट्स हम इस सब्जेक्ट में पढ़ेंगे वो किस तरह की बॉडीज के लिए वैलिड है, रिजिड या डिफॉर्मेबल बॉडीज। तो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। रिजिड बॉडीज और डिफॉर्मेबल बॉडीज। देखिए, जब किसी भी बॉडी के ऊपर बाहर से कोई फोर्स एक्ट करती है तो दो चीजें पॉसिबल है। या तो उस बॉडी का स्टेट चेंज होगा। स्टेट चेंज होने का मतलब क्या है? वो बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट में हो सकती है या वो बॉडी स्टेट ऑफ मोशन में हो सकती है। अगर वो बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट पे है तो बाहर से अगर कोई फोर्स एक्ट करती है तो वो फोर्स उस बॉडी को मोशन में ला सकती है। या फिर अगर वो बॉडी ऑलरेडी मोशन में है और बाहर से उस बॉडी के ऊपर कोई फोर्स एक्ट करती है तो उस फोर्स की वजह से उस बॉडी का मोशन चेंज कर सकता है। मतलब वो बॉडी की डायरेक्शन बदल सकती है या बॉडी की स्पीड चेंज कर सकती है। तो मतलब स्टेट ऑफ मोशन बदल रहा है वहां पे। तो बॉडी का जो स्टेट है, चाहे वो स्टेट ऑफ रेस्ट है चाहे वो स्टेट ऑफ मोशन है, बाहर से अगर कोई फोर्स एक्ट करती है तो वो फोर्स उस स्टेट को चेंज कर सकती है। वो फोर्स स्टेट ऑफ रेस्ट से बॉडी को स्टेट ऑफ मोशन में ला सकती है, या अगर बॉडी ऑलरेडी स्टेट ऑफ मोशन में है तो वो फोर्स उस बॉडी के मोशन को चेंज कर सकती है। तो ये पहली चीज है जो कि फोर्स कर सकती है, या फिर फोर्स कोई भी इफेक्ट जो प्रोड्यूस कर सकती है किसी भी बॉडी में। और दूसरी चीज क्या है? वो फोर्स किसी भी बॉडी की शेप और उसका जो साइज है उसे चेंज कर सकती है। देखिए, ऐसा कब होगा हम उसे डिस्कस करेंगे सिंपल एग्जांपल के साथ। अगर हमारे पास एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, और इस बॉडी के ऊपर, इस रेक्टेंगुलर ब्लॉक के ऊपर एक फोर्स F एक्ट करती है। सेम उसी तरह से बिल्कुल सेम ऐसा ही एक और रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, और इस रेक्टेंगुलर ब्लॉक के ऊपर दो फोर्सेस एक्ट करती हैं, F और दूसरी भी F। हम इन दोनों एग्जांपल्स में देख सकते हैं कि इस केस में इस ब्लॉक के ऊपर जब ये फोर्स एक्ट करेगी तो इस फोर्स की वजह से ये ब्लॉक मूव करना स्टार्ट कर देगा। मतलब ये ब्लॉक मोशन में आ जाएगा। यानी कि इस फोर्स की वजह से इस ब्लॉक की डिस्प्लेसमेंट हो रही है। ये ब्लॉक अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस कर रहा है। तो मैं यहां कह सकता हूं, यहां पे इस केस में इस ब्लॉक की डिस्प्लेसमेंट होगी। लेकिन इस केस में इस ब्लॉक के ऊपर इस फोर्स के साथ एक और फोर्स एक्ट कर रही है अपोजिट डायरेक्शन में, और मैग्नीट्यूड दोनों फोर्सेस का सेम है और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रही हैं। तो यहां पे हम देख के बता सकते हैं कि ये ब्लॉक मूव नहीं करेगा। अगर ये ब्लॉक मूव नहीं करेगा तो इस ब्लॉक के साथ होगा क्या? ये ब्लॉक कंप्रेस करेगा। मतलब इस ब्लॉक की डायमेंशंस चेंज करेगी, या हम ये कह सकते हैं कि ये ब्लॉक का जो, इस ब्लॉक की जो शेप है वो भी चेंज कर सकती है। तो मतलब यहां पे इस ब्लॉक की डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी। यहां पे क्या होगा? इस ब्लॉक की डिफॉर्मेशन होगी। डिफॉर्मेशन। तो यहां पे फोर्स डिस्प्लेस कर रही है, स्टेट को चेंज कर रही है, स्टेट ऑफ रेस्ट से इस ब्लॉक को स्टेट ऑफ मोशन में लेके आ रही है। लेकिन वही फोर्सेस यहां पे इस ब्लॉक की डायमेंशंस को चेंज कर रही है। तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट ना होगी, क्या होगा? डिफॉर्मेशंस होगी। मतलब ये ब्लॉक्स की डायमेंशंस चेंज करेंगी, इस ब्लॉक की डायमेंशंस चेंज करेंगी। अब देखिए, यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, टर्मिनोलॉजी की बात मैं करने जा रहा हूं, क्योंकि इंटरव्यूज में नॉर्मली बहुत सिंपल सा बेसिक सा क्वेश्चन है जो पूछते हैं, और बच्चों के पास एकदम से जब पूछा जाता है तो आंसर नहीं होता। चाहे आप कितने भी एक्सपर्ट हो, किसी भी फील्ड से हो, कितने भी एक्सपर्ट हो, लेकिन एक सिंपल सा क्वेश्चन रहता है कि फोर्स और लोड में क्या डिफरेंस होता है, और बच्चे यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हाँ यार, फोर्स और लोड में क्या डिफरेंस है। सिंपल, यहां फोर्स है, यहां लोड है। जब किसी भी फोर्स की वजह से बॉडी मूव करती है तो हम कहते हैं फोर्स एक्ट कर रही है।
लेकिन अगर उन्हीं फोर्सेस की वजह से बॉडी में मोशन ना आके वो बॉडी डिफॉर्म कर रही है, तो वहां पे हम जो टर्म यूज करते हैं उन फोर्सेस के लिए वो लोड है। वहां पे आप नहीं कहोगे कि फोर्स एक्ट कर रही है, यहां पे लोड एक्ट कर रहा है। और हम देखेंगे हमारे सब्जेक्ट में यही होगा, डिफॉर्मेशन होगी। तो चलिए, फोर्स की वजह से दो चीजें पॉसिबल है, या बॉडी का स्टेट ऑफ रेस्ट या बॉडी का स्टेट चेंज करेगा, चाहे वो स्टेट ऑफ रेस्ट हो चाहे वो स्टेट ऑफ मोशन हो, या बॉडी की डायमेंशंस चेंज करेगी। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि फोर्सेस इस तरह से एक्ट कर रही हैं कि ये दोनों ही चीजें हो रही हैं, डिस्प्लेसमेंट भी हो रही है और डिफॉर्मेशन भी हो रही है। ऐसा कब होगा? हमारे पास एक और एग्जांपल ले लीजिए, रेक्टेंगुलर ब्लॉक, और इस रेक्टेंगुलर ब्लॉक के ऊपर दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। एक का मैग्नीट्यूड है F और दूसरे का मैग्नीट्यूड है 2F। तो यहां पे सिंपल करने के लिए मैं इस ब्लॉक को दो पार्ट्स में तोड़ रहा हूं ताकि आपको समझने में और आसानी हो जाए। ये फोर्स F एक्ट कर रही है, मैं ये फोर्स F लगा रहा हूं। इस 2F को हम दो पार्ट्स में तोड़ेंगे, F और F। ये एक F है और ये ब्लॉक है, दोबारा वही ब्लॉक मैंने ड्रॉ किया। ये F था, ये F मैंने यहां लिखा, ये 2F का मैंने सिर्फ एक F लिखा है, दूसरा F यहां पे। इन दोनों को प्लस किया तो यही सेम यही केस बन रहा है हमारे पास। अब यहां पे हम देख के बता सकते हैं कि हाँ यार, ये वाला जो केस है यहां पे तो हम देख के बता सकते हैं डिफॉर्मेशन हो रही है, यही वाला केस है, डिफॉर्मेशन हो रही है। लेकिन इस केस में क्या होगी? इस केस में डिस्प्लेसमेंट होगी, इस केस पे डिस्प्लेसमेंट होगी। तो मतलब दोनों ही चीजें पॉसिबल हैं। एक ही टाइम पे बॉडी डिफॉर्म भी कर रही है, बॉडी की डिफॉर्मेशन भी हो रही है, प्लस बॉडी की डिस्प्लेसमेंट भी हो रही है, बॉडी की डिस्प्लेसमेंट भी हो रही है। तो डिफॉर्मेशंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही चीजें एक टाइम पे भी पॉसिबल है। तो हमारे पास हमारी पूरी इंजीनियरिंग में यही तीन केसेस हो सकते हैं। आप किसी भी मेंबर के साथ डील करो, चाहे वो स्ट्रक्चरल मेंबर है, चाहे वो मशीन कंपोनेंट है, या कोई भी और मेंबर उठा लीजिए, कोई भी सब्जेक्ट उठा लीजिए, यही तीन चीजें पॉसिबल है कि जब बाहर से फोर्सेस एक्ट करेगी, बॉडीज या तो डिस्प्लेस करेंगी या डिफॉर्म करेंगी, या डिस्प्लेसमेंट और डिफॉर्मेशन दोनों ही होंगे। प्रैक्टिकल एग्जांपल से डिस्कस करेंगे इसे, प्रैक्टिकल एग्जांपल से डिस्कस करेंगे इसे। देखिए, सिर्फ डिफॉर्मेशंस किन मेंबर्स में होंगी? जो मेंबर्स स्टेशनरी हैं, जो मूव नहीं कर रहे। अगर कोई ऐसा मेंबर है जिसके ऊपर फोर्सेस एक्ट कर रही हैं लेकिन वो मेंबर मूव नहीं कर रहा, तो मतलब वो फोर्सेस की वजह से उस मेंबर की डिस्प्लेसमेंट चाहे नहीं हो रही, डिफॉर्मेशन तो जरूर हो रही है, क्योंकि अगर फोर्सेस आ रही हैं तो इफेक्ट्स तो प्रोड्यूस होंगे ही होंगे वहां पे। तो अगर आपके कोई भी मेंबर, आपकी पूरी इंजीनियरिंग में ऐसे हैं जिनके ऊपर फोर्सेस एक्ट कर रही हैं लेकिन वो मूव नहीं कर रहे, तो इसका मतलब यही कि उन मेंबर्स की डिफॉर्मेशन हो रही है। और वो मेंबर्स कौन से हैं? वो मेंबर्स हैं स्ट्रक्चरल मेंबर्स। स्ट्रक्चरल मेंबर्स, पहला लेक्चर स्ट्रक्चरल मेंबर्स। हमारी बिल्डिंग्स, फ्लाईओवर्स में जितने भी मेंबर्स यूज होते हैं, बार्स, बीम्स, कॉलम्स, बार्स यानी कि सरिया, बीम्स हैं, कॉलम्स जो पिलर्स होते हैं हमारे, तो वो सारे के सारे स्ट्रक्चरल मेंबर्स हम अपने घर में देखते हैं, हमारी बिल्डिंग्स में देखते हैं। बिल्डिंग में जितने भी मेंबर्स लगे हैं वो मूव नहीं कर रहे, उनके ऊपर लोड तो एक्ट कर ही रहा है, और उन लोड्स की वजह से वो मेंबर्स क्या कर रहे हैं? डिफॉर्म कर रहे हैं। वो मेंबर्स डिफॉर्म कर रहे हैं, सिर्फ डिफॉर्मेशन हो रही है, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है वहां पे, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है वहां पे। तो स्ट्रक्चरल मेंबर्स की ये एग्जांपल है। दूसरी एग्जांपल डिफॉर्मेशन भी हो रही है और डिस्प्लेसमेंट भी हो रही है, दोनों ही चीजें हो रही हैं। ये कहां पे होता है? ऐसा डिफॉर्मेशन और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही किस केस में होते हैं? मशीन कंपोनेंट्स में। मशीन के अंदर जितने भी आपके कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, चाहे वो बार है, चाहे वो शाफ्ट है, चाहे वो कीज है, चाहे वो कपलिंग्स है, तकरीबन कीज नहीं है, कीज मूव नहीं करती, कीज के ऊपर सिर्फ लोड आते हैं, वो डिफॉर्म करती हैं।
लेकिन अगर मैं गियर की या शाफ्ट की बात करूं, गियर्स और शाफ्ट्स मूव भी करते हैं। गियर्स अगर हम बात करें रोटेट भी कर रहे हैं, लेकिन गियर्स के ऊपर बहुत सारा लोड आ रहा है, बहुत सारा, क्योंकि गियर्स टॉर्क को ट्रांसमिट कर रहे हैं। तो गियर्स हैं, शाफ्ट्स हैं, उनकी डिफॉर्मेशन भी होती हैं और उनकी डिस्प्लेसमेंट भी होती है। तो ये था हमारा केस, डिफॉर्मेशन किस में, स्ट्रक्चरल मेंबर्स में, और डिफॉर्मेशन और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही किस में है, मशीन कंपोनेंट्स में है। सिर्फ डिस्प्लेसमेंट किस में होती है, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट बहुत सारे केसेस हैं, बहुत सारे केसेस हैं। मान लीजिए एक बॉल है और उस बॉल को आप थ्रो कर रहे हो, उस बॉल को अगर स्टडी करना है तो वो बॉल में सिर्फ मोशन है, ठीक है। जब वो ग्राउंड को जाके हिट करेगी तब उसमें डिफॉर्मेशन होगी। लेकिन जब हम एक प्रोजेक्टाइल, यानी कि अगर मैं एक बॉल को थ्रो करूंगा तो वो बॉल जब हवा में है तो जस्ट उस बॉल में मोशन है, वहां पे बॉडी में सिर्फ डिस्प्लेसमेंट है, डिफॉर्मेशन नहीं है। और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। ये फॉर एग्जांपल मार्कर है, मार्कर के ऊपर मैं लोड लगा रहा हूं तो वो मार्कर सिर्फ मूव कर रहा है। या अगर मैं ये लोड लगाता हूं तो मार्कर सिर्फ रोटेट कर सकता है, या ट्रांसलेशनल मोशन हो सकता है। तो मार्कर की कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं हो रही यहां पे। तो मार्कर सिर्फ क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है। तो हर केस के लिए हमारे पास एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है। अब हम वापस आएंगे, समझेंगे कि रिजिड बॉडीज और डिफॉर्मेबल बॉडीज की डेफिनेशंस क्या है। देखिए, अगर एक बॉडी के ऊपर बाहर से कोई फोर्स एक्ट करती है और उस फोर्स की वजह से वो बॉडी डिफॉर्म कर रही है तो हम कहेंगे वो बॉडी डिफॉर्मेबल बॉडी है। और अगर बाहर से जो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं उन फोर्सेस की वजह से बॉडी में कोई डिफॉर्मेशन नहीं हो रही तो हम कहेंगे कि वो बॉडी रिजिड बॉडी है, मतलब उसमें कोई डिफॉर्मेशन नहीं है। अब देखिए, डेफिनेशंस बहुत सिंपल हैं, लेकिन जब हम अपने प्रैक्टिकल फील्ड में एंटर करते हैं तो कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं यार कि किस बॉडी को रिजिड कंसीडर करना है और किसे डिफॉर्मेबल कंसीडर करना है। देखिए सिंपल, मैं अभी आपको एग्जांपल देता हूं। देखिए, यहां पे भी डिफॉर्मेशन हो रही है, ठीक है, यहां पे डिफॉर्मेशन है तो ये डिफॉर्मेबल बॉडी है। यहां पे डिफॉर्मेशन नहीं है, यहां पे सिर्फ डिस्प्लेसमेंट है, तो ये रिजिड बॉडी है, डिफॉर्म तो कर नहीं रही है। अगर ये बॉडी डिफॉर्म नहीं कर रही, सिर्फ यहां पे डिस्प्लेसमेंट हो रही है, तो मतलब हम इस बॉडी को रिजिड बॉडी कंसीडर करेंगे। लेकिन यहां पे मोशन तो है ही नहीं। अगर मोशन नहीं है, डिस्प्लेसमेंट नहीं है, सिर्फ डिफॉर्मेशन हो रही है, तो मतलब ये बॉडी कौन सी बॉडी है, डिफॉर्मेबल बॉडी है। तो जितने भी स्ट्रक्चरल मेंबर्स हम डिस्कस करते हैं, बार्स, बीम्स, कॉलम्स, वो सारे के सारे क्या हैं, वो सारे के सारे डिफॉर्मेबल, वो सभी की सभी क्या है, डिफॉर्मेबल बॉडीज हैं। लेकिन प्रॉब्लम इस केस में आती है जब डिफॉर्मेशन भी हो रही है और डिस्प्लेसमेंट भी हो रही है। सर यहां पे हम बॉडी को डिफॉर्मेबल माने या रिजिड कंसीडर करें, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन रहता है बच्चों के दिमाग में। यार बहुत सिंपल है। देखिए, हम कभी भी किसी भी बॉडी को दोनों चीजें कंसीडर करके किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते, चीजें बहुत कॉम्प्लेक्स होगी। और हम इसीलिए क्या करते हैं, हम दोनों चीजों को, दोनों तरह के एनालिसिस को तोड़ देते हैं। जब हम कोई भी एनालिसिस करते हैं, जब हम किसी भी चीज को डिजाइन करते हैं, तो डिजाइनिंग में बहुत तरह के एनालिसिस होते हैं। काइनेमेटिक एनालिसिस है, डायनामिक एनालिसिस है। काइनेमेटिक एनालिसिस में आप मोशन को स्टडी करते हो, डायनामिक एनालिसिस में आप फोर्सेस को स्टडी करते हो या लोड्स को स्टडी करते हो। अब एग्जांपल के तौर पे हमारे पास गियर है। देखिए, गियर मूव करता है, लेकिन गियर डिफॉर्म भी करता है जब उस गियर के टीथ के ऊपर लोड एक्ट करते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि यार गियर को क्या कंसीडर करें, डिफॉर्मेबल बॉडी या रिजिड बॉडी। इट डिपेंड्स कि आप किस तरह का एनालिसिस कर रहे हो। कोई भी बॉडी, याद रखिएगा, परफेक्टली रिजिड नहीं होती। कोई भी बॉडी परफेक्टली रिजिड नहीं होती। जब किसी भी बॉडी के ऊपर लोड एक्ट करता है तो वो डिफॉर्म करेगी ही करेगी। द थिंग इज कि हम उस बॉडी में जो डिफॉर्मेशन हो रही है उसे कंसिडर कर रहे हैं या नहीं कर रहे, और ये डिपेंड करेगा हमारे एनालिसिस के ऊपर कि हम एनालिसिस किस तरह का कर रहे हैं। क्या हम ये देखना चाहते हैं कि बाहर से जो फोर्सेस आ रही हैं या बाहर से जो लोड्स एक्ट कर रहे हैं उसकी वजह से हमारे जो गियर्स हैं वो कितना लोड बियर कर सकते हैं, या कितने लोड की वजह से वो गियर डिफॉर्म या वो गियर फेल कर सकता है। अगर तो आपको ये देखना है कि कितने लोड पे जाके वो गियर फेल करेगा, तो मतलब फेल करने का मतलब जब डिफॉर्मेशंस परमिसिबल लिमिट से बाहर चली जाएंगी तो वो गियर का फेलियर होगा।
तो वहां पे आप डिफॉर्मेशंस को स्टडी करना चाहते हो, तो मतलब उस केस में आप उस गियर को एक डिफॉर्मेबल बॉडी कंसिडर करके चलोगे। लेकिन यही आप अगर ये देखना चाहते हो कि यार उस गियर के मोशन को स्टडी करना है, मेरे को आरपीएम्स को स्टडी करना है, मेरे को ये देखना है कि लॉ ऑफ गियरिंग सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा, मेरे को मोशन को स्टडी करना है, तो वहां पे उसी गियर को आप एक रिजिड बॉडी कंसिडर करके चलोगे, डिफॉर्मेशंस को वहां पे आप इग्नोर करोगे। और आप ऐसा करते हो, कहां करते हो? देखिए सभी एग्जांपल्स अगर मैं लेके चलूं, बार्स, बीम्स, कॉलम्स और शाफ्ट्स, ये चारों मेंबर्स स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में हम डिस्कस करते हैं। हम जानते हैं कि बार्स, बीम्स और कॉलम्स तो मूव करते ही नहीं, ये तो स्टेशनरी मेंबर्स हैं, और हाँ इनके ऊपर लोड्स एक्ट करते हैं। अगर लोड्स एक्ट करते हैं और फिर भी वो मेंबर्स मूव नहीं कर रहे, वो स्टेशनरी हैं, तो मतलब उन मेंबर्स की डिफॉर्मेशन हो रही है, तो मतलब बार्स, बीम्स और कॉलम्स ये हमारे डिफॉर्मेबल मेंबर्स हैं। लेकिन अगर मैं शाफ्ट की बात करूं, शाफ्ट तो रोटेट करती है, तो शाफ्ट को हम क्या कंसिडर करेंगे? शाफ्ट रोटेट भी करती है, शाफ्ट ट्विस्ट भी करती है, मतलब शाफ्ट में मोशन भी है, लेकिन शाफ्ट डिफॉर्म भी करती है। जब हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट में शाफ्ट को डिस्कस करेंगे, या हम आगे मशीन डिजाइन में शाफ्ट को डिस्कस करेंगे, तो यहां पे हम लोड्स को स्टडी करेंगे, और उन लोड्स की वजह से वो शाफ्ट की डिफॉर्मेशन कितनी हो रही है, वो कितना ट्विस्ट कर रही है, हम इस चीज को स्टडी करेंगे। तो मतलब इस सब्जेक्ट में और मशीन डिजाइन में जब हम शाफ्ट को और एलैबोरेट करके और अच्छे से डिस्कस करेंगे, रियल कंडीशंस में डिस्कस करेंगे, तो वहां पे भी हम डिफॉर्मेशंस को स्टडी कर रहे हैं। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और मशीन डिजाइन दोनों में शाफ्ट क्या है हमारे पास, या गियर की भी सेम ही एग्जांपल है, हम गियर्स को भी डिजाइन करते हैं मशीन डिजाइन में, और मशीन डिजाइन में हम जितना कुछ भी पढ़ते हैं वहां पे लोड्स की वजह से हम डिफॉर्मेशंस को और फेलियर्स को स्टडी करते हैं। तो मतलब स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट में और मशीन डिजाइन में हम जितने भी मेंबर्स को डिस्कस करते हैं, ये सारे के सारे मेंबर्स को हम डिफॉर्मेबल मेंबर्स मान के डिस्कस करते हैं। या तो हो सकता है वो डिफॉर्मेबल हो, अगर नहीं भी हैं तो हम डिफॉर्मेबल मेंबर्स मान के ही उन्हें डिस्कस करेंगे, हम मोशन को इग्नोर करेंगे, डिफॉर्मेशंस को स्टडी करेंगे। लेकिन यही जब हम गियर को थ्योरीज ऑफ मशीन में जाके डिस्कस करते हैं, काइनेमैटिक एनालिसिस में या काइनेमैटिक्स ऑफ मशीन्स में डिस्कस करते हैं, तो वहां पे हम गियर के मोशन को स्टडी करते हैं। तो उसी गियर को जिसे हमने एक डिफॉर्मेबल बॉडी कंसिडर किया था स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल या मशीन डिजाइन सब्जेक्ट में, उसी गियर को आगे जाके हम दूसरे सब्जेक्ट काइनेमैटिक्स ऑफ मशीन में एक रिजिड बॉडी कंसिडर करके डिस्कस कर रहे हैं। तो बच्चों यहां पे कंक्लूजन क्या निकल के आता है? कंक्लूजन सिंपल है कि एक सिंगल बॉडी को रिजिड भी कहा जा सकता है, डिफॉर्मेबल भी कहा जा सकता है। फोकस किधर करना है? फोकस हमें करना है उस बॉडी के ऊपर जो फोर्स एक्ट कर रही है, और उस फोर्स की वजह से उस बॉडी में जो इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है उसकी तरफ पहले फोकस करेंगे। अगर वो बॉडी सिर्फ मूव कर रही है तो रिजिड बॉडी है, डिफॉर्मेशन तो है ही नहीं, सिर्फ मूव कर रही है, सिर्फ डिस्प्लेस कर रही है। लेकिन अगर उस फोर्स की वजह से वो बॉडी मूव ही नहीं कर रही, वो रुकी हुई है, स्टेशनरी है, तो इसका मतलब कोई और भी फोर्स एक्ट कर रही है जिसकी वजह से वो बॉडी मूव नहीं कर पा रही है, और रिजल्टेंट फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है वो इज इक्वल टू 0 है, मतलब वहां पे बॉडी डिफॉर्म कर रही है, डिस्प्लेस तो कर नहीं रही है। अगर वहां पे डिस्प्लेसमेंट है ही नहीं तो मतलब वो बॉडी रिजिड नहीं, और अगर वहां पे सिर्फ डिफॉर्मेशन है मतलब वो बॉडी डिफॉर्मेबल बॉडी है। तो अगर फोर्स की वजह से सिर्फ मोशन है तो रिजिड बॉडी, अगर फोर्स की वजह से सिर्फ डिफॉर्मेशन है तो डिफॉर्मेबल बॉडी, अगर फोर्स की वजह से मोशन भी है और डिफॉर्मेशन भी है तो रिजिड भी हो सकती है, डिफॉर्मेबल भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है इस चीज पे कि हम किस तरह का एनालिसिस करने जा रहे हैं। अगर हम डिफॉर्मेशंस को स्टडी करने जा रहे हैं तो डिफॉर्मेबल बॉडी, अगर हम मोशन को स्टडी करने जा रहे हैं तो रिजिड बॉडी। बच्चों ये एक्सप्लेनेशन आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेगी, ये जस्ट एक्सपीरियंस के साथ आपको इस तरह से समझाने की कोशिश की गई है। या मैं कोई भी चीज अगर आपको समझाता हूं तो मैं इस तरह से समझाने की कोशिश करता हूं कि आगे जाके किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी थ्योरी कॉन्ट्राडिक्ट ना करे, और आपके दिमाग में चीजें इस तरह से बैठ जाएं कि अगर इंटरव्यू पैनल आपसे पूछे तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होके आप दो चीजों में डिफरेंस बता सको। और ऐसा ही है, रिजिड कोई ऐसा नहीं है यार किसी एक बॉडी को रिजिड बोलो तो उसको डिफॉर्मेबल बोल नहीं सकते,
या अगर एक बॉडी को डिफॉर्मेबल बोला तो उसे रिजिड बोल नहीं सकते। अरे यार सरिये को निकालो और उसके ऊपर फोर्स लगा के उसको मूव करवाना स्टार्ट कर दो तो वो सरिया क्या बन गया, रिजिड बॉडी बन गया। उसी सरिये को जब हमने बिल्डिंग में लगा दिया और लोड की वजह से वो डिफॉर्म कर रहा है तो हम उसको डिफॉर्मेबल बॉडी बोल देंगे। तो दिस वाज द कंसेप्ट ऑफ रिजिड बॉडी एंड डिफॉर्मेबल बॉडी। और आई थिंक मैं अपने पूरे लेक्चर में ये चीज बता चुका हूं कि इस सब्जेक्ट में हमें बार्स, बीम्स, कॉलम्स, शाफ्ट, या आगे जाके मशीन डिजाइन में भी हम पढ़ेंगे रिवेटेड जॉइंट्स, बोल्टेड जॉइंट्स, शाफ्ट्स, कीज, कपलिंग्स, गियर्स, बेल्ट्स, पुलीज। इन दोनों सब्जेक्ट्स में हम डिफॉर्मेशंस को स्टडी करते हैं। तो जितनी भी बॉडीज आप इन सब्जेक्ट्स में पढ़ोगे, दोनों सब्जेक्ट्स में, वो सारी की सारी डिफॉर्मेबल बॉडीज हैं। और थ्योरी ऑफ मशीन में आप जितनी भी बॉडीज पढ़ते हो वो सारी की सारी रिजिड बॉडीज हैं। So this was the concept of rigid bodies and deformable bodies. Thank you, students. Thank you.